Hello everyone. Let's start with next chapter, chapter number 8, heredity and evolution. Okay, very crucial chapter. मतलब क्लास 10th में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा बायो का थोड़ा सा कहा जाता है ना कि बायो में मोस्टली तो अपने को रटने का काम है एंड ऑल दैट, बट ऐसा होता नहीं है. आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है और ये चैप्टर तो 100% आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला है. मतलब इस चैप्टर से आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, घुमा के जो क्वेश्चंस आएंगे ये सब बहुत आने वाले हैं या आते हैं. सो इट इज़ अ वेरी क्रूशियल चैप्टर. तो इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हैंडल करना है. ठीक है बच्चों. तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. अब इस चैप्टर में यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स. जैसे बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है. पहले आपने देखो अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो जैसे लाइफ प्रोसेसेस हैं तो डाइजेशन वगैरह, एक बार कम से कम थोड़ा बहुत इन चीज़ों की ग्लिम्स अपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ले चुके हैं, है ना. लाइफ प्रोसेस हो गया या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, तो इन सब की एक बेसिक आइडिया हमारे को हमारी प्रीवियस क्लासेस में मिल जाता है थोड़ा बहुत, है ना. बट रिप्रोडक्शन का भी आपको, जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था उसमें भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया प्रीवियस क्लासेस में 8th में मिला था. बट ये एक ऐसा यूनिट है जो नॉट यूनिट, चैप्टर है जो थोड़ा सा बायो में अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और आपके ये पहली बार स्टार्ट हो रहा है. इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर डीलिंग द चैप्टर. अच्छा, चैप्टर काफ़ी हद तक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से रिलेट करता है. रीज़न बीइंग कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही चेंजेस आते हैं. मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सिखाया था कि वेरिएशंस आते हैं, है ना. तो वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, किस लेवल का वेरिएशन, ऑल दैट डिटेल वो हम यहाँ पढ़ेंगे. क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो बस आपने ये पढ़ा कि मेल और फीमेल कैसे गैमेट्स मिलते हैं और मिलने के बाद में कैसे वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, ऑल दैट डिटेल वो हमने वहाँ पढ़ा था. अब हम देखेंगे कि जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं तो फादर और मदर की सिमिलैरिटी कितनी आई, है ना, और कितना डिफरेंट हुआ, तो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें हम अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके बच्चों, आप जैसे देखते होगे ना, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ चल रहे होते हो, when you're walking along with your parents, and sometimes it so happens that people see you with your parents and maybe you people must be very much similar to your parent, that देखते ही बता देंगे ये तो आप ही का बेटा लग रहा है, ये तो आप ही की बेटी लग रही है. But sometimes it so happens that the child is so much different from the parents. बोलते हैं ना, लगता ही नहीं है ये तो आपका बेटा है. कई मदर्स फेयर होते हैं बट उनके जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से डार्क कलर्ड होते हैं या वाइस वर्सा. तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये क्यों, मतलब वाई देर इज़ नॉट अ डिग्री, प्रॉपर डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी मेंटेन्ड. कईयों के इतने सिमिलर होते हैं कि देखते ही पता चल जाते हैं कि ये तो आपका बेटा है. कईयों के इतने डिफरेंट होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं पता चलता. ये डिफरेंसेस क्यों भाई, कोई तो एक रूल होगा कि पेरेंट्स से, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन में ये पढ़ा कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो डीएनए की कॉपी होती है और डीएनए कॉपी होके वो आगे जाता है ना. तो वो डीएनए कॉपी होके आगे जाता है, वी अंडरस्टैंड. बट क्या वो चेंजेस होते हैं, कितना डिफरेंस होता है उसमें, वही सब थोड़ा समझेंगे. तो आपका टॉपिक अभी हो जाता है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन. ठीक है, वेरिएशंस का जो एक्यूमुलेशन होता है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, तो क्या है वो, किस तरीके से होता है, किस दौरान होता है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, है ना. ये हमारा टॉपिक है बच्चों अभी फिलहाल तो. और इसमें जैसे कि देखो 2 तरह के रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं. एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
मैंने आपको ये बहुत अच्छे से रिप्रोडक्शन में समझाया था कि ये पेरेंट्स हो गए, है ना, ये मान लो फीमेल, ये मेल, तो यहाँ से मियोसिस हुआ, मियोसिस मैंने समझाया है आपको, फिर ऑफस्प्रिंग ये बना। तो इस दौरान डीएनए कॉपिंग होता है। तो डीएनए कॉपिंग कितना सिमिलर कितना डिफरेंट कैसे पता पड़े, क्या ऑफस्प्रिंग का किस लेवल का वो डिफरेंस, वेरिएशन तो फॉर श्योर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका यही तो एडवांटेज है, इसका यही तो एडवांटेज है दैट वेरिएशन अकर्स, ठीक है। एसेक्सुअल में वेरिएशंस नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर, बस एक वो जो लाइन हमने पढ़ी थी कि नो बायोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑलवेज रिलायबल, तो बस वो लाइन वो करने के लिए बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है, बस हो गया बताने के लिए। बट इसमें काफ़ी वेरिएशंस आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आप यहाँ देखो, इस डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा समझ पाओगे, जो आपकी बुक में भी दे रखा है। यहाँ पर देखो, दिस इज द पेरेंट, ठीक है। अब ये पेरेंट है, अब इसने मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, या मतलब एसेक्सुअल बैक्टीरिया, यहाँ पे तो हम खैर सेक्सुअल की बात कर रहे हैं क्योंकि वेरिएशंस आ रहे हैं। बट सपोज अ बैक्टीरिया मल्टीप्लाइज बाय एसेक्सुअल, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो मामूली वेरिएशंस एसेक्सुअल में कम है, बट हाँ हर जनरेशन में आप देखो कुछ ना कुछ चेंज होता है, और सेक्सुअल में तो बहुत ही ज़्यादा ये चेंजेस मतलब हर जनरेशन में आता है। तो यहाँ आप देख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है ना, और बैक्टीरिया जैसे एक है, बाइनरी फिशन करता है ना बैक्टीरिया, तो ये 1 से 2 बनाता है और फिर 2 से 4 बनाते हैं। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है, लेकिन देखो हर बार मैंने कहा था ना एसेक्सुअल में नेग्लिजिबल वेरिएशन आते हैं, बट थोड़ा बहुत ना के बराबर आता ही है। वो ना के बराबर देखो, सब कुछ तो वैसे सेम है, ज़रा सा ये यहाँ थोड़ा चेंज आ गया, इसमें देखो यहाँ चेंज आ गया, और फिर जब इसने प्रोड्यूस किया तो यहाँ चेंज आया, यहाँ चेंज आया, यहाँ या यहाँ, है ना, और इसके यहाँ भी आ रहा है। तो वैसे तो बेसिकली बॉडी डिज़ाइन सेम है, लेकिन ना के बराबर वेरिएशंस अकर हो जाते हैं। इसमें देखो यहाँ है, ये वाला तो ठीक है, यहाँ पर है, आई थिंक आई शुड इरेज दिस, ओ ये वाला, यहाँ देखो, इसको देखो, ये है और इसका ये है, इसका ये, तो इस तरीके से वेरिएशंस आते हैं। तो ये बहुत माइनर नेग्लिजिबल वेरिएशंस हैं, ठीक है। और अगर ये मैं सेक्सुअल में लूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वेरिएशंस और भी ज़्यादा आते हैं, प्रोमिनेंट वेरिएशंस लिख देती हूँ। अब ओवरऑल वेरिएशंस आना देखो अच्छी बात है, बिकॉज जितना वेरिएशंस आएंगे उतना वो सर्वाइवल एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमेशा ये सच नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। वेरिएशन आ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आगे सेलेक्ट ही हो जाए, मोस्टली तो अच्छा होता है। मतलब आप कह सकते हो कि इन जनरल मेजॉरिटी में वेरिएशंस आना इज़ गुड, so that they help you adjust with the changing environment, बट कभी कभार ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कि आपके बुक में एक एग्जाम्पल आगे आने वाला है कि वेरिएशंस आए, काफ़ी कलर वलर चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर वहाँ पे चलते फिरते एक मस्त मौला हाथी ने पैर रख दिया और उसको नहीं पता नीचे कौन है, उसने पैर रख दिया और उनकी डेथ हो गई, तो समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी ना कि वेरिएशन आपको सर्वाइवल एडवांटेज दे ही दे। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पर वही फिलहाल ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जहाँ पर डीएनए कॉपिंग की वजह से जो उसमें एक्यूरेसी नहीं थी, उसके वजह से
ये चेंजेस आए, बट बहुत सेक्सुअल में थोड़े ज़्यादा आते हैं, प्रोमिनेंट आते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि डू ऑल वेरिएशंस प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज, तो वी से नो, मोस्टली दे डू, बट ऑल में कहेंगे तो ऑल तो ऑब्वियसली नहीं होता है, क्योंकि कुछ वेरिएशंस ऐसे होते हैं जो हो तो गए बट आगे एनवायरनमेंट उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है, वो वाली चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इन बैक्टीरिया में वेरिएशंस खैर अच्छे वाले आए हैं। आजकल तो ऐसे बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं जो कि वो होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे मतलब हॉट स्प्रिंग्स। पहले मैं पढ़ाती थी तो मैं कहती थी कि गर्म पानी में नहीं होता है, फायर में, वोल्केनो में। अब तो गर्म पानी में भी आने लग गए हैं, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पे भी आराम से बैक्टीरिया अवेलेबल है, माइनस टेम्परेचर में भी बहुत आराम से अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो वेरिएशन ही है जो इनको ऐसे एडवांटेजेस दे रहा है। मच्छरों में देख लो, पहले डीडीटी लगाते ही मर जाते थे, आजकल तो डीडीटी स्प्रे कर दो तो भी देर आर मेनी मॉस्किटोज जो ग्रो कर जाते हैं। ऑल आउट को देख लो, पहले ऑल आउट आता था बेसिक वाला, बहुत पुराना, तो इनिशियली वो बहुत इफेक्टिव था, बट आजकल देख लो वो पुराना वाला लगाओगे कुछ नहीं सुनेंगे। तो लिक्विड्स इतने इफेक्टिव वो है नहीं, फिर उनमें और मॉडिफाई करना पड़ा क्योंकि मच्छर अपने आप को चेंज करने लगे। तो ये है मोस्टली। ठीक है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ट्रेट ए जो है वो 10% है। एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में जहाँ लिखा है कि ट्रेट ए जो है ये 10% है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ट्रेट बी जो है वो 60% है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो दोनों में से कौन सा पहले आया? तो सीधा सीधा आंसर है 60% केम अर्लियर या अराइजन बिफोर, जो भी पूछ रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 60%, क्योंकि सिंस वो बहुत सारे पॉपुलेशन में अवेलेबल है इसीलिए वो ज़्यादा है। एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन? दे हेल्प अस टू कोप अप इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, ये होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया वेरिएशन की बात। आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि बैक्टीरिया आजकल ऐसे आए हैं जो विथस्टैंड कर सकते हैं हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस से। तो ये तो वेरिएशंस की बात है। अब थोड़ा सा हेरिडिटी देखते हैं कि मतलब हमारा टॉपिक क्या है बच्चों। हमारा टॉपिक ये है, या हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि देखो, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चीज़ें जाती हैं। रिप्रोडक्शन में हमने वो पढ़ लिया कि हाँ, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में चीज़ें जाती हैं, फॉरवर्ड होता है, कोई इशू नहीं है। बट आफ्टर दे आर डन, चले जाते हैं, तो भाई मैंने जैसे कहा कि कोई तो इतने सिमिलर होते हैं कि अरे ये आपका बेटा लग रहा है देखने से बिल्कुल, और कईयों को देख के लगता है कि ये आपका बेटा है, होता है ना ऐसा। तो व्हाई इज दैट? मतलब ऐसा क्यों नहीं है कि एक सेट रूल हो कि हाँ इस तरीके से फॉरवर्ड होगा तो यही ऑफस्प्रिंग आगे जानी है, और ये इतने सिमिलर होंगे, ये इतने डिफरेंट होंगे, ये फिक्स्ड क्यों नहीं होता? सब में अपना अपना क्यों होता है, मन मर्जी क्यों? तो इसका जो रूल है ना वो हमें पढ़ना है कि हाउ दिस हैपन्स इज आवर चैप्टर। ठीक है। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हेरिडिटी, और हेरिडिटी के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे, ये पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ टॉपिक, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और ओए इसको अभी अब इधर लाना भी पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स और traits are inherited from parents to offsprings। ठीक है। तो हेरिडिटी ये है
कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर पास होने का जो प्रोसेस होता है उसको हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है। हेरिडिटी ये है कि लॉन्ग, मतलब हम एज अ होल बात करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो वो हेरिडिटी है। इनहेरिटेंस इज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो आगे जाता है, कहते हैं ना इनहेरिट किया है, ऐसे प्रॉपर्टी वगैरह भी मिलता है, कहते हैं ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर और मदर, ऐसा, तो इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। आपका बेसिकली टॉपिक क्या है? बेसिकली वी आर डीलिंग विथ जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, हम जेनेटिक्स को डील कर रहे हैं, wherein we are studying the branch of biology that deals with heredity and evolution. तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है जो कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस, कितना एवोल्यूशन आया, ये सब जब डील करता है तो वो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। स्पेशली एवोल्यूशन भी थोड़ा सा वही है, दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है बच्चों। सो डील्स विद द हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, या मतलब इसमें हम जीन्स की बात करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, आप इसको देख के क्या लग रहा है, ये जो डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, व्हाट डू यू फील? What are your views on this diagram? क्या लगता है बच्चों आपको? सो बेसिकली यहां पर आप देखो तो ये बताता है, दिस इज द फ्री ईयर लोब, और ये जॉइंटेड ईयर लोब है। ये जो ईयर लोब्स हैं यहां पर तो फ्री है, और ये जॉइंटेड ईयर लोब्स, अपना देखो, मेरा 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 ये वाला है, पहला वाला फ्री वाला है, ठीक है। आप अपना चेक करो क्या है, अपने पेरेंट्स का चेक करो, आपकी बुक में टास्क भी दे रखा है कि क्लास में जितने हैं सबका चेक करो और एक लिस्ट बनाओ किसमें किसका क्या है, और फिर देखो कि अब मेजॉरिटी में कौन पाए जाते हैं। अपने मोस्टली जहाँ तक है कि ये फ्री ईयर लोब्स ये ज़्यादा हैं। वैसे ईयर लोब्स के उसमें देखें हम तो ये 2 ईयर लोब्स जो हैं वो पाए जाते हैं, तो क्यों, कुछ में ऐसा कुछ में ऐसा, यही तो है हमारा चैप्टर कि ऐसा क्यों होता है, और किसी में ये आ गया किसी में ये आ गया, ऐसा भी क्यों, मतलब फ्री ईयर लोब ने सोचा इसमें मैं जाता हूँ इसमें मैं जाता हूँ, ऐसा, समझ रहे हो? तो ये है हमारा टॉपिक कि व्हाई इज दिस डिफरेंस, जिसको हम हेरिडिटी में पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी अपना टॉपिक है, और अब इसको मैं उठा रही हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो 1 बाय 1 लेते हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटी में हम समझेंगे डीएनए। डीएनए क्या है ये समझ लो। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको रिप्रोडक्शन में भी ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि डीएनए क्या है और जीन्स क्या है, ठीक है। तो आई हैड डन इट इन दैट थिंग। अब इसमें जैसे जीन्स है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन, या पर्टिकुलर कैरेक्टर ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये जीन का डेफिनेशन है। अब कैसे होता है, तो जैसे देखो, सपोज ये डीएनए बनाया मैंने,
ये मैंने आपको पहले भी कराया है बच्चों। अब इस डीएनए में मैंने आपको समझाया था कि सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का फ्रैगमेंट डीएनए में है, लेकिन ये कोई कोड नहीं कर रहा, मतलब कोई कैरेक्टर यहाँ नहीं है, तो इट्स नॉर्मल डीएनए। और लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कैरेक्टर, मान लो हमारे आई कलर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आई कलर का प्रोटीन यहाँ पर है, तो ये एक जीन हो गया। यानी कोई जीन अलग सी कोई चीज़ नहीं होती जो यहाँ प्रेजेंट होती है। जीन इज जस्ट क्या बोलते हैं, जीन इज जस्ट फ्रैगमेंट, देख रहे टुकड़ा है, फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है जो एक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है। लाइक फॉर आगे अगर देखो, अगर इसी डीएनए फ्रैगमेंट में आगे यहाँ से यहाँ तक फिर मान लो कुछ भी नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इमीडिएटली उसके नीचे से यहाँ तक मान लो हेयर कलर का कोड है, या हेयर कलर के लिए ये एरिया कोड करता है, तो फिर ये एक जीन हो गया वापस से। तो इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। और जीन्स आर ऑलवेज दैट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप क्या पढ़ोगे, अब ये जीन्स में ही, और हमेशा ये जीन, जैसे मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, जैसे कि ये ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग है और ये फादर है और ये मान लो मदर है। अब फादर के अंदर जो भी जीन होगा, जैसे आई कलर, सिंपल सा मैं भाषा समझा रही हूँ, आई कलर है, तो फादर के आई कलर, क्योंकि हमारे सब में एक हम लोग डिप्लॉयड है, मैंने आपको सिखाया था ना, हमारे अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। क्यों? क्योंकि एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो हम सब में है। तो या फिर इसको छोड़ो, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, याद आया? ऑब्वियसली याद आ गया होगा, बहुत फेमस कैरेक्टर्स हैं। उनकी डॉटर याद है, आराध्या बच्चन, उसकी आई कलर देखो, ऐश्वर्या की आई कलर, उस एग्जाम्पल में ऐश्वर्या जी की इसीलिए ले रही हूँ बिकॉज हर आई कलर इज सो वेरी फेमस। तो ऐश्वर्या मैम जो है उनकी आई कलर है ग्रीन, और जो अभिषेक बच्चन है उनका आई कलर है ब्लैक, ठीक है। तो दोनों ने अपना अपना डीएनए कंट्रीब्यूट किया और बच्चे में आया, आराध्या में ब्लैक आई कलर आया। तो अब समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब यूँ समझ लो, आई कलर का ये दो जीन, आई कलर का इनके अंदर था और इनके अंदर आई कलर का ये दो जीन है। मैं सिर्फ आई कलर के टर्म में समझा रही हूँ अभी। अच्छा, फादर से एक आया, मदर से एक आया, वन विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द फादर, वन विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम मदर। तो बच्चे में भी आ गया, ये बच्चे में ये आया, ठीक है, ऑब्वियसली विथ सम माइनर चेंजेस, बट बेसिक ये आ गया, ठीक है। तो जब बेसिक्स ये आ गए, तो अब इसमें से जो भी डोमिनेंट होगा ना, एक्सप्रेस वही होगा जो डोमिनेंट होगा, ठीक है। दोनों तो आ गए, अब दोनों में जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। अब डोमिनेंट क्या है? तो एक कैरेक्टर हमेशा हमें मतलब थोड़ा डोमिनेंट होता है, तेज तरार होता है, दूसरा बेचारा सा होता है, ठीक है। तो जितने भी ये ग्रीन आई कलर होते हैं ना, लाइट आई कलर जितने भी होते हैं, ये क्या है? रिसेसिव होते हैं, मतलब थोड़े बेचारे दब जाते हैं। और जो ब्लैक आई कलर होता है ना, वो डोमिनेंट होता है। तो इसी यहाँ दिख रहा है कि भाई एक पेरेंट ने आई कलर का एक जीन एक फादर से आया, मदर से दूसरा आया, और दोनों ने जब कंट्रीब्यूट किया तो दोनों में जो भी सुपीरियर था वो एक्सप्रेस हो गया। तो अगर हम अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन की बात करें तो अभिषेक का ब्लैक आई कलर का ये आ गया और ऐश्वर्या का लाइट आई कलर ग्रीन जो भी है, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया आराध्या के आई कलर के लिए। तो उन दोनों में से डोमिनेंट था ब्लैक, तो शी गॉट द ब्लैक आई कलर, ये है। तो अब समझ गए होगे ना आप लोग कि ईच पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर ईच कैरेक्टर इन द बॉडी। तो और फिर उसमें कॉपिंग के दौरान माइनर चेंजेस होते हैं, तो वेरिएशन एक्यूमुलेट वैसे होता है। बट अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि ईच
पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स देयर डीएनए। अच्छा, अब मैंने जैसे आपको ये एग्जाम्पल बताया तो आप थोड़ा बहुत समझे, लेकिन आप जाओ पुराने ज़माने में, ठीक है, 19th सेंचुरी में चले जाओ और उस दौरान सोचो, हम देख रहे हैं, मतलब उस दौरान के लोग देख रहे हैं कि कुछ पेरेंट तो बहुत सिमिलर है अपने बच्चों से, कुछ बहुत डिफरेंट है, कुछ में पता ही नहीं पड़ता कि ये उन्हीं का ऑफस्प्रिंग है, कुछ में बिल्कुल कोई डिफरेंसेस नहीं होती। तो जो क्यूरियस लोग होते हैं उनको तो ये चीज़ें स्ट्राइक करती हैं, तो सबकी अपनी अपनी थियरीज थी। बहुत सारे जो वो थे फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी सबने थियरीज दे दी थी, ठीक है, कि बहुत थे। अब उन थियरीज पे मत जाओ, क्योंकि होता है ना, अब जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल बर्मुडा ट्रायंगल है, अब अभी एक काइंड ऑफ मिस्ट्री ही बना हुआ है ना, तो सिंस उस पर कोई वो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग थियरी नहीं आया है, एकदम कंप्लीटली रिलायबल थियरी नहीं आया है, तो देर आर सो मेनी थियरीज, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। उस ज़माने में भी यही था, क्योंकि जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई रिलायबल थियरी आई नहीं थी, तो पीपल वर, को किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, तो सब चल रहा था। मेंडल जो है, ही इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जो हम जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, तो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहान मेंडल, ठीक है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। ये भी बहुत क्यूरियस हुए थे कि ओहो ऐसा कैसे, और ऐसे क्या हुआ, ऐसे कैसे होता है, ये बहुत देख के वो थे। एंड ही वॉज ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में पढ़ भी रहे थे। एंड उनका जो एजुकेशन था वो पूरा ढंग से नहीं हो पाया, बिकॉज ही वॉज नॉट वेरी स्टूडियस एंड पास नहीं हो पा रहे थे, दिक्कत थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखने, मतलब वो वाली नॉलेज, वो कहते हैं ना कि एक बुकिश नॉलेज, वो ये नहीं ले पाए, बट इनका वो वैसे दिमाग बहुत चलता था, देख के होते भी थे, हो कैसे रहा है यार, ये इतना सिमिलर, ये इतना डिफरेंट, और कोई ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब क्या है, रूल क्या है। तो वो एक मोनास्ट्री में गए और वहाँ पे पी प्लांट को ग्रो करना चालू किया। मतलब उन्होंने सोचा कि लेट्स यूज़ पी प्लांट, और पी प्लांट से काम करते हैं, पता लगाते हैं। मतलब ही वॉज सो क्यूरियस कि उनको पता लगाना था, एंड ही वॉज सो जीनियस दैट उन्होंने जो बायोलॉजिकल थियरीज थी, इसमें इन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ किया था। इनका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो थी कि ही यूज्ड बायोलॉजी। आप पढ़ते हो तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते हो, बट ही यूज्ड बायोलॉजी विथ मैथमेटिक्स। और ये अपने टाइम से ना बच्चों बहुत आगे थे। मतलब इन्होंने जो थियरीज दी थी ना, वो उस दौर के जो साइंटिस्ट थे ना, उनके दौर से तो बहुत ही ज़्यादा आगे की मतलब उन्होंने सोची। मतलब आप सोचो, ये कहलाते फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, बट जब इन्होंने ये काम किया ना, जब तक ये अलाइव थे तब तक ये फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं बने थे। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो वो मिला है आफ्टर हिज डेथ, दैट टू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि इनकी थियरीज जिस दौरान इन्होंने अपनी थियरीज पुट फॉरवर्ड करी ना, वो एज जो था दैट वाज वे बियॉन्ड व्हाट पीपल कुड थिंक। मतलब वो साइंटिस्ट, वो लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए शायद और कुछ साल लगाते, वो वहाँ पहले पहुँच गए। अंडरस्टूड? तो उस समय के लोग होते हैं ना, कितना मतलब साइंटिस्ट लोग जो होते हैं वो होते हैं थोड़े से कि हर एक की थियरी ऑब्वियसली साइंटिफिकली अपोज करते हैं, तो वो चीज़ें थी, बट ही वॉज एक्चुअली वेरी जीनियस। ठीक है, तो ये तो था इनका यूनिक फीचर। और इन्होंने मतलब ये जेनेटिक्स की गुत्थी को सुलझाने के लिए ही यूज्ड पी प्लांट। ठीक है, पी प्लांट लेने का रीज़न क्या था? पी प्लांट लेने का रीज़न ये था, ही यूज्ड, मतलब इन्होंने सोचा कि भैया करते हैं कुछ, बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प। ही वॉज वेरी क्यूरियस और वॉन्टेड टू सॉल्व दिस
mystery. तो for that he chose pea plant as his experimental plant या experimental organism. रीजंस हैं शॉर्ट लाइफ स्पैन, दूसरा लो मेंटेनेंस, प्रेजेंस ऑफ मेनी contrasting characters, closed bisexual flower. So ये मेन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इन्होंने चूज किया था पी प्लांट एज इज एक्सपेरिमेंटल प्लांट, बिकॉज एक तो लाइफ स्पैन छोटा था. अब हम जैसे को यूज़ करते हैं तो 60-70 साल तो एवरेज लाइफ स्पैन है, तो फिर अगला जनरेशन पढ़ते कब कि कैरेक्टर क्या आया. तो ही वांटेड ऐसा लाइफ स्पैन जिस 2-3-4 महीनों की लाइफ स्पैन हो, जो कि 1 साल में ही 3-4 जनरेशन हम देख लें. उस हिसाब से शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला पी प्लांट इन्होंने चुना. दूसरा, पी प्लांट को बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक होता है ना, आपने एक्सपेरिमेंट करा तो एवरी टाइम आपको जाके उसका चेक करना कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए. तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट था. सबसे इम्पॉर्टेंट, बायोलॉजिकली इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत थे. मतलब अगर मैंने कोई एक कैरेक्टर एक प्लांट का लिया तो कोई दूसरा कैरेक्टर दूसरे प्लांट का लिया, ठीक है. और फिर ये चेक कर सकते हैं ना कि भाई दोनों के जब मैंने ये कैरेक्टर लिए हैं तो ऑफस्प्रिंग में क्या आया. तो ऐसे एक वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, वो था इनमें. और क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर था. तो पी प्लांट ना ऐसे बंद वाला फ्लावर होता है, ठीक है. बंद होने की वजह से आपने जो भी पॉलिनेशन वगैरह उसमें डाला है तो आपको टेंशन नहीं. लो मेंटेनेंस इसीलिए तो लिखा है कि क्लोज्ड और बाइसेक्सुअल होने की वजह से जो भी पॉलन ग्रेन उसमें डाला है पॉलिनेशन उसी से होगा, दूसरा कोई प्लांट का कंटैमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा. ऐसे रीजंस की वजह से इन्होंने पी प्लांट को अपना एक्सपेरिमेंटल प्लांट चुना. और अब सिंस ही चोज पी प्लांट एज इज एक्सपेरिमेंटल प्लांट, तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स करे, उनका रिजल्ट्स क्या आया, वो सारे लेके मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए यू एंजॉय दिस लेक्चर and keep watching Competition Eve. Thank you.